Hello, Bacho. Let's read this question. The question says increasing order of reactivity of the following compounds for SN1 substitution is. हमारे पास दिया हुआ है A, B, C, D. Right? The key concept for this question is SN1 reaction. ठीक है, SN1 reaction क्या होता है? SN1 stands for unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक, क्या होता है इसमें? पहली चीज तो अगर हम पहले वर्ड को समझें, जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है इसमें? यूनिमॉलिकुलर. यूनिमॉलिकुलर मतलब इट इन्वॉल्व्स ओनली वन मॉलिक्यूल. ठीक है. फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर. वो हो गया क्या? सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक क्या हुआ? रिप्लेसमेंट करने वाला कौन होगा? रिप्लेसमेंट करने वाला एक न्यूक्लियोफाइल होगा. ठीक है. इस रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है. राइट. क्या होगा? एल्किल हैलाइड. और हमारा एल्किल ग्रुप है और जो हैलोजन है उसके जो बीच का बॉन्ड है हमारे पास वो टूट जाएगा और हमारे पास बनेगा कार्बोकेटायन और हैलाइड. ठीक. फिर अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की तो पहले हमारे पास वो बनेगा. राइट. यानी हमारे पास क्या होगा? रीअरेंजमेंट. ठीक है. हमारे पास क्या होगा? रीअरेंजमेंट. जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ना वो ही हमारा क्या होता है? हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. रिएक्शन का एक दो स्टेप होता है. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना हमारे पास क्या स्टेप होता है? दो स्टेप होता है. वही होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर SN1 रिएक्शन. फिर हमारे पास जो कार्बोकेटायन बना उस पे अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या होगा? कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का. ठीक है. फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का. अगर इस रिएक्शन का हम लोग रेट लिखें तो हमारे पास जो रेट होता है ना वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. ठीक है. जो हमारी एल्किल हैलाइड थी ये हमारा क्या था? सबस्ट्रेट. तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक. हाँ. दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये याद रखनी है हमको कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है. इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का अगर वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे. ठीक. फिर पोलर कोटिक सॉल्वेंट्स होंगे उसको फेवर करते हैं. फेवर SN1 रिएक्शन. ठीक है. अब अगर हम लोग बात कर ले अपने क्वेश्चन की तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें बताना है कि क्या होगी रिएक्टिविटी इन SN1 सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. हमारे पास ये स्पीशीज दिए गए हैं. ठीक है. तो देखो हमारे पास है ये स्पीशीज. पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हमारे कार्बोकेटायन का बनना. जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही हमारे पास रिएक्टिविटी ज्यादा होगी स्पीशीज की. ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है ना वो गवर्न की जाती है हमारे कुछ फैक्टर्स की वजह से. ठीक है. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? रेजोनेंस इफेक्ट. फिर
हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, और फिर देखेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये हमारे पास ये कार्बोकेटायन हमारे पास फॉर्म होगा। यहाँ पे भी चांस है कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, राइट। तो रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा कहाँ से, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसी स्पीशीज, ये क्या है, टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और फिर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक, यहाँ पे ये कैसा कार्बोकेटायन था, ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन था, राइट। उससे हम लोग मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे आ गए। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज देखें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें अगर इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, इसमें हमारे पास कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हमारे पास फॉर्म होगा ये कार्बोकेटायन। ठीक है, ये जो कार्बोकेटायन होगा ये स्टेबलाइज था, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये कैसा कार्बोकेटायन है हमारे पास, ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, फिर हमारे पास जो सी वाला है, उससे पहले हम लोग डी वाले को देखेंगे, फिर हम लोग सी वाले की बात करेंगे। ठीक है, ये स्पीशीज हमारी डी वाली, ये स्पीशीज हमारी डी वाली, ये क्या करेगी, इसमें हमारे पास कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास बनेगा बेंजिल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजिल कार्बोकेटायन। ये जो बेंजिल कार्बोकेटायन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इसमें होगा रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम से इधर मूव करेगी, क्या मिलेगा हमको, ऐसा ग्रुप, यहाँ पर कार्बोकेटायन, फिर ये मूव करेगा इधर तो हमारे पास कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी कुछ ऐसा कार्बोकेटायन, ये हमारे पास हो गया। ठीक, और फिर हमारे पास कुछ ऐसा कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन के हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, इसके हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, यानी ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो अभी तक तीनों में, राइट, ए बी और डी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली थी बी की, फिर ए की, और फिर बी की। कि जो बी हमारे पास वो एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और जो हमारे पास ए था वो क्या बन गया था हमारे पास, एक टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट है हमारा सी वाला, सी वाले में अटैच्ड है हमारे पास एक प्लस एम का ग्रुप, क्या लगाएगा ये प्लस एम पर। अगर हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है और इसमें अटैच्ड है एक प्लस एम ग्रुप। जो प्लस एम ग्रुप होता है ना, वो जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो हमारे कार्बोकेटायन होते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं हमारे प्लस एम लगाने वाले ग्रुप। ठीक है, इस वजह से ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा हमारे डी वाले से। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगी हमारे कार्बोकेटायन की,
वो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। एक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर हमारे पास होगा हमारे रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। Final answer for this question is हमारे पास जो कार्बोकेटाइन होगा उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा सी, फिर डी, फिर ए, और फिर बी। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। I hope you understood it well. Thank you and all the best.